वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम सामान्य हिंदी विषय के टॉप 200 प्रश्न देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह रहेगा और यहाँ पर आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे सामान्य हिंदी विषय के। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसका पेपर होने वाला है। 10 दिसंबर से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर हम उसमें सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी और उसके लिए जितने भी टॉपिक हैं उन सबका रिवीजन कर लेंगे क्विज़ के माध्यम से, प्रैक्टिस क्विज़ के माध्यम से, और इसमें आपकी PYQ भी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा ये UP SSSC जूनियर असिस्टेंट और BDO के एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। अगर आप इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी सामान्य हिंदी पूछी जाएगी और वहाँ पर भी ये सारे टॉपिक ही पूछे जाने हैं। लगभग सेम टॉपिक ही हैं तीनों एग्ज़ाम में। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाएगी तो वहाँ पर ही आपका वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए @study for civil services ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद देखेंगे पहला प्रश्न। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, या का उच्चारण स्थान क्या है? या को कहाँ से उच्चारित करते हैं? ओष्ठ से, दांत से, मूर्धा से या फिर तालु से? अब जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्वर होते हैं आ से लेकर अंग तक, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए और अय, ऐसे अंग आह तक स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। बाकी के जितने बचे होते हैं वो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं और व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 7 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग तो यही हो गए, एक तो ओष्ठ के आधार पर, दांत के आधार पर, मूर्धा और तालु। इसके अलावा नासिक के आधार पर भी विभाजित किया गया है और दंतोष्ठ के आधार पर भी होते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कंठ के आधार पर भी होते हैं। तो ये 7 भाग होते हैं। एक बार में ही इसको समझ लेते हैं ताकि आपसे इसका जितने भी प्रश्न बन सकें इस टॉपिक से वो सारे आपसे बन जाएं, कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो अब हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, कुछ वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। उसके अलावा कुछ नासिक के वर्ग भी होते हैं। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले होता है का वर्ग, का खा गा घा णा, ऐसे होता है। फिर आता है चा वर्ग, चा वर्ग, चा छा जा झा ना, और उसके बाद आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग और फिर आता है पा वर्ग। तो ये 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये लिखा हुआ है पा वर्ग। तो का खा गा घा णा, चा छा जा झा णा, टा ठा डा धा ना, ता था दा धा ना, पा फा वा भा मा, ये हो गए 5 वर्ग। अब का वर्ग के 4 जो व्यंजन है, 4 जो वर्ण हैं, का खा गा घा, ये चारों, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण होता है कंठ से, कंठ से, यानी कि गले से इनका उच्चारण किया जाता है, का खा गा घा णा। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, हा भी होता है, प्लस हा का उच्चारण भी कंठ से किया जाता है। अब इसके बाद चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चा छा जा झा णा और जा, इन सभी का उच्चारण प्लस इसमें या और सा मिला होता है, इन सभी का उच्चारण किससे किया जाता है? तालु से किया जाता है। तालु का प्रयोग किया जाता है इनका उच्चारण करने के लिए। इसके बाद जो टा वर्ग है, इनका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है, मूर्धा का प्रयोग किया जाता है इनको उच्चारित करने के लिए। और टा वर्ग के साथ इसमें टा ठा डा ढा णा होता है, उसके साथ ही इसमें रा और था का उच्चारण भी मूर्धा से किया जाता है। अब इसके बाद आता है ता वर्ग, ता था दा धा ना, इन सभी का उच्चारण किया जाता है दांत से, दंत का प्रयोग किया जाता है इनके उच्चारण के लिए। और इसमें ता था दा धा ना के अलावा ला और सा भी होता है, ला और सा का उच्चारण भी दांत से किया जाता है। अब इसके बाद पा वर्ग है, पा फा वा भा मा, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ यानी कि ऊंट से किया जाता है। तो यहाँ पर क्या ओष्ठ लिख देते हैं, ऊंट से इन सभी का उच्चारण किया जाता है। अब इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। पहला आ जाएगा का वर्ग कंठ से, इसके बाद दूसरा आ जाएगा चा वर्ग तालु से, तीसरा आ जाएगा, तीसरा वर्ग कौन सा है? टा वर्ग मूर्धा से यानी कि एम, और चौथा आ जाएगा ता वर्ग दंत से, और 5वां आ जाएगा
पा वर्ग ओष्ठ से, तो इनको सिंपल से याद कर सकते हैं KTM 2। ये सिंपल सी ट्रिक है, KTM 2। आपने ATM सुना होगा, यहाँ पर KTM है, KTM 2 से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंठ हो जाएगा, तालु हो जाएगा, मूर्धा, और उसके बाद दंत, और फिर ओष्ठ वाले वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, सिंपल से जो एक्स्ट्रा वर्ण है उनको याद कर लीजिए। कंठ का उच्चारण का वर्ग के साथ इसमें हा भी जोड़ा होता है, और तालु वाले में या भी जोड़ा होता है। यहाँ पर जो दूसरा है चा वर्ग के साथ इसमें या और सा जोड़ा होता है, सीटी वाला सा भी जोड़ा होता है, और इसमें मूर्धा के साथ रा और था भी जोड़ा होता है, रा और प्लस था भी इसके साथ जोड़ दीजिए, इसमें ला और सा जोड़ दीजिए, जो ता वर्ग है इसमें ला और सा जोड़ दीजिए, तो इन सभी का उच्चारण दंत्योष्ठ से हो जाएगा। इसके अलावा एक वर्ण है वा, ये वा वन वाला है, इसका उच्चारण दंत्योष्ठ से किया जाता है। दांत प्लस ओष्ठ यानी कि ओंठ का प्रयोग किया जाता है, इसमें दंतोष्ठ से इसका उच्चारण होता है। इसके अलावा हर एक वर्ग का पंचम अक्षर जो होता है, जैसे कि णा हुआ, जा हुआ, और आधा ना हुआ, आधा मा हुआ, इन सभी के उच्चारण नासिक्य से किया जाता है, यानी कि नाक का प्रयोग किया जाता है। नासिक्य वाले ये वर्ण कहलाते हैं, नासिक्य वाले व्यंजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सात प्रकार से जो वर्गीकरण है उसको देख लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आपसे इस टॉपिक के सभी प्रश्न बन जाएंगे। अब या का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो या का उच्चारण देख लिया, तालु से किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्रा, नरे प्लस इंद्र, या फिर नर प्लस इंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नर प्लस इंद्र। नर प्लस इंद्र होता है नरेंद्र, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक प्रकार की गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़, अयादि। इस प्रकार से 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, और उसमें भी गुण स्वर संधि एक प्रकार होता है जिसका ये उदाहरण है। अब इसके कुछ नियम देखते हैं। गुण स्वर संधि यहाँ पर आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। गुण स्वर संधि के लिए एक नियम होता है, यहाँ पर क्या होता है, आ या फिर बड़ा आ। इसके अलावा छोटा आ या फिर बड़ा आ किसी अन्य स्वर से मिले, जैसे कि छोटी ई से मिले या फिर बड़ी ई से मिले, या फिर छोटे ऊ से मिले या फिर बड़े ऊ से मिले, या फिर री से मिले, तो ये क्या बनाता है, ये ए ओ और अर का निर्माण करता है, ए ओ और अर बनाता है। जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ छोटी ई और बड़ी ई से मिलेगा तो ए बनेगा, जो कि यहाँ पर बना है। अब नरेंद्र में क्या है, छोटा आ है, रा के साथ छोटा आ है, और इंद्र के साथ छोटी ई है, तो क्या बन गया, ए बना, यहाँ पर ए का निर्माण हुआ। इस प्रकार से छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ बनेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, और अगर छोटे आ और बड़े आ के साथ री मिल जाएगा तो अर का निर्माण होगा। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटे आ और बड़े आ के साथ क्या मिला, छोटी ई या फिर बड़ी, उसका एग्जाम्पल तो ये नरेंद्र हो गया। छोटा आ मिला है और छोटी ई मिली है, नरेंद्र बन गया। इसके बाद एक ऊ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। छोटे आ या फिर बड़े आ के साथ ऊ या फिर बड़ा ऊ मिले, तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय मिलकर क्या बनाएगा, चंद्रोदय बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा ओ बन गया। ए ओ और अर बनना है तो यहाँ पर ओ बन जाएगा। इसके बाद अर का एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि महर्षि, महा प्लस ऋषि मिलकर क्या बनाता है, महर्षि बन जाएगा यहाँ पर महर्षि। तो यहाँ पर अर बन गया, महर्षि क्या बना, महर्षि, अर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ और यहाँ पर री, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। जिन शब्दों में ये बने तो वहाँ पर समझ जाइए कि गुण स्वर संधि है, वह गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। अगला प्रश्न भी संधि से है। यद्यपि का संधि विच्छेद पूछा गया है। यहाँ पर यद्यपि को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यद्यपि। अब इसका सही संधि विच्छेद बताना है। यदि प्लस आपी, यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी छोटी पी, या फिर यदि प्लस यपी, क्या हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपी, छोटी पी आएगी, यहाँ पर छोटी पी याद रखना है, यदि प्लस अपी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक प्रकार की यण स्वर संधि है।
कैसी स्वर संधि है? यण स्वर संधि है। इसको भी समझ लेते हैं। यण स्वर संधि में क्या होता है? या तो या बनेगा, या तो वा बनेगा, या फिर रा बनेगा। 3 वर्ण बनते हैं, या, वा और रा का निर्माण होता है। अब कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ई या फिर छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ कोई असमान स्वर मिले। असमान स्वर यानी इन दोनों को छोड़ के या तो छोटा आ मिल जाए या फिर बड़ा आ मिल जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ए, ऐ, कोई भी स्वर मिल जाए तो क्या बनेगा? तो या का निर्माण होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम है। इसमें 3 नियम है। एक तो या का निर्माण, देखो एक बार इसको ऐसे देखते हैं। देखो इसमें या तो या का निर्माण होना है, या तो वा का निर्माण होना है, या फिर रा का निर्माण होना है। ठीक है। अब या का निर्माण कैसे होगा? छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ मिल जाएगा कोई भी असमान स्वर, यानी कि कोई भी अधर वोवल मिल जाएगा, उसके साथ निर्माण हो जाएगा या का। अब वा का निर्माण कैसे होगा? छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ कोई असमान स्वर आ जाए। और रा का निर्माण कैसे होगा? री के साथ कोई असमान स्वर आ जाए। ठीक है। री के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो रा का निर्माण होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अब या में भी कैसे बनेगा? या तो या छोटा या बन जाएगा, बड़ा या बन जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई छोड़ के कुछ भी बन सकता है, जैसे कि स्वरों में ही या, बड़ा या, ये या फिर य, यू, इस प्रकार से कुछ भी बन सकता है। ऐसे ही बा में छोटा बू और बड़ा बू छोड़ के कुछ भी बन सकता है। बो बन सकता है, बड़ा बा बन सकता है, बौ बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और ऐसे ही रा में री छोड़ के कुछ भी बन सकता है। छोटी री बन सकती है, बड़ी री बन सकती है। इसके अलावा रो बन सकता है, रौ बन सकता है, रे बन सकता है, रै बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यानी कि इसी में स्वरों में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है? यदि प्लस अपी है। यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, यदि, दा प्लस छोटी ई बना, यदि बन गया, दा प्लस छोटी दी बनी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? छोटी ई है, यदि में छोटी ई है, प्लस आ मिला, असमान स्वर हो गया आ, और बन क्या गया? यद्यपि। यद्यपि या बना ना यहाँ पे, यद्यपि में या बन गया। यहाँ पर या दिख रहा होगा, इसमें अच्छे से क्लियर दिख जाएगा आपको, या बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि कपि हो जाता है तो उसमें भी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये यण स्वर संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। क्लियर है? यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, सीधा, सरल, अनर्थ या फिर वक्र। सीधा का विलोम तो हो जाएगा उल्टा, सरल का विलोम हो जाएगा कठिन हो जाएगा। ठीक है। और अनर्थ का विलोम रित होता है, रित। और यहाँ पर ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। इसके अलावा एक शब्द और मिलता है, ऋजुता। ऋजुता का विलोम होता है वक्रता, वक्रता। और ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। ठीक है। क्लियर है? और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है। कृतज्ञ शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मधुर का विलोम क्या होता है? मधुर का विलोम कर्कश होता है, कर्कश। और दोष का विलोम होता है गुण। ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द पूछा गया है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? मुक्त, अग्रस्त, प्रेम या फिर गहरा। ग्रस्त का विलोम हो जाएगा ऑप्शन, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। ऑप्शन ए सही हो। ग्रस्त यानी कि किसी चीज़ से ग्रसित होना, और मुक्त यानी कि किसी चीज़ से अलग हो जाना, स्वतंत्र हो जाना। तो उसी सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्रस्त इसका नहीं होगा। प्रेम का विलोम क्या होता है? प्रेम का विलोम तो हो जाएगा घृणा। और गहरा का विलोम क्या हो जाएगा? छिछला, छिछला। गहरा का विलोम होता है छिछला। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पर नहीं शब्द को ध्यान देना है, पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। तो इसमें से छांट लेते हैं बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। इस प्रश्न का जैसे कि अभ्र है, अभ्र बादल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा बारिद भी बादल का पर्यायवाची होता है। जिभूत भी बादल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा
जलद भी बादल का पर्यायवाची, अगर जलद आपको दिया गया ऑप्शन में तो यह भी बादल का ही पर्यायवाची होता है। नीरद भी बादल का पर्यायवाची होता है। नीरद, नीरद है यहाँ पर, नीरज नहीं है। नीरज कमल का पर्यायवाची होता है, लेकिन नीरद बादल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मेघ भी बादल को कहते हैं, मेघ भी इसी का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बादल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर मरकट जो है ये शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही हो जाएगा, मरकट। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पर्यायवाची से ही निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का पर्यायवाची नहीं है। अब राजा का पर्यायवाची कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। भूपाल, भूपाल राजा का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल होता है। भूपति भी राजा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा भूस्वामी भी राजा का पर्यायवाची होता है, लेकिन धरणीधर राजा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द से प्रश्न है। इसके ऊपर इसके कई सारे पार्ट बिल्कुल डिटेल में मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने इसको नहीं अच्छे से पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपको सारे इसके पार्ट्स मिल जाएंगे एक साथ ही, तो आप सारे देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, एक दिन में आपके कवर हो जाएगा और पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा डिटेल में। अब यहाँ पर पूछा गया अच्छे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं कुलीन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसको कुलीन कहा जाता है। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं। घर का होना, घर का एक विलोम होता है निकेत। निकेत से तात्पर्य होता है घर। निकेत को क्या कहते हैं, निकेत ही घर का पर्यायवाची है। और जिसके पास घर ना हो उसको अनिकेत कहेंगे, यानी कि घर से रहित है, अनिकेत हो जाएगा वहाँ पर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनिकेत इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला प्रश्न है आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। ये लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, एक प्रकार की लोकोक्ति है। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा। अलगाव की स्थिति, साधन न होने पर भी काम कर लेना, या फिर बहुत निपुण बनना, या फिर योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भर देना। यानी कि अगर योग्यता नहीं है उसके बाद भी आप कहें कि हाँ काम कर लेंगे, सेखी में कह दें कि हाँ ये काम कर लिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यही, ऑप्शन डी योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी भर देना, इसका अर्थ होगा आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा अलगाव की स्थिति। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत। इसके अलावा इसके सेकंड पार्ट में, अभी इसका ये सेकंड पार्ट ही था, इसका और पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और इसमें आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसलिए जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल के ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज़ लगाना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री प्रैक्टिस क्विज़ वाले चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।